नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आगामी 3-4 महीने के अंदर जिन 5 राज्यों में देश के विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वाधिक संभावना वाला राज्य अगर कोई है तो वो है केरल। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों में आने वाले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों की जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें असम में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 वर्षों से है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर AIUDF के साथ वहां गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस और AIUDF अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वहां भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार एक बार फिर वहां वापस लौट के आ सकती है। यह संभावनाएं बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में नहीं है, वहां सीधी लड़ाई TMC और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में DMK 5 वर्ष से सरकार में है, लेकिन तमिलनाडु का एक इतिहास रहा है कि हर 5 साल पे प्रायः सरकारें बदलती रही है। अगर नहीं भी बदली तब भी कांग्रेस का स्टेक तमिलनाडु में अब तक कम है, क्योंकि कांग्रेस केवल चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, द्रमुक के सहायता से सरकार में भी शामिल नहीं होती। वैसे इस बार कांग्रेस पार्टी ने मांग किया है DMK से कि अगर चुनाव दोबारा हम वापस जीत कर आती है इंडिया अलायंस, तो फिर कांग्रेस पार्टी वहां सरकार में शामिल होना चाहेगी। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो केरल वह राज्य है मित्रों जहां 10 वर्षों से वाम मोर्चे की सरकार है, LDF की सरकार है। कांग्रेस वहां UDF की सबसे बड़ी घटक है और कांग्रेस के सत्ता में इस बार वापसी की बड़ी तेज संभावना है। और इस संभावना को बल मिला है विगत महीने हुए स्थानीय निकाय के चुनाव से। स्थानीय निकाय के चुनाव का जो परिणाम निकल कर आया, उसमें सर्वाधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। LDF की बुरी तरीके से हार हुई है। LDF की हार इतनी बड़ी है कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उनके हाथ से निकल गई, जहां 45 वर्षों से लगातार CPM के मेयर और डिप्टी मेयर हुआ करते थे। इस बार उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। और तिरुवनंतपुरम मित्रों वह लोकसभा सीट है जहां से शशि थरूर सांसद हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं परिस्थितियों में राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती केरल में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में UDF की सरकार बनाना राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से सांसद होते हुए भी, वायनाड लोकसभा सीट कांग्रेस केरल के अंदर आता है, तो वहां से सांसद होते हुए भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को, UDF को केरल में सत्ता में लाने में असमर्थ साबित हुए थे, चुनाव जिता नहीं पाए थे। विजयन की सरकार पहली सरकार बनी केरल के इतिहास में जो दोबारा चुनकर आई। लगातार 10 वर्षों से अब तक कोई मुख्यमंत्री लगातार 10 साल तक कंटिन्यू किया हो, ऐसा केरल के इतिहास में नहीं हुआ था, जो इतिहास विजयन ने बनाया। अब राहुल गांधी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगामी 6 फरवरी से राहुल गांधी वहां यात्रा निकालने वाले हैं, UDF यात्रा। क्योंकि अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें UDF को भारी विजय मिली है और इसी परिणाम को विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है कांग्रेस पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इसीलिए राहुल गांधी जो है इस यात्रा को जो है 6 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। वैसे राहुल गांधी, केरल का इतिहास में बताऊं मित्रों, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, उस यात्रा में सबसे अधिक समय राहुल गांधी ने केरल में ही बिताया था। और माना यह जा रहा है कि UDF की जो ये यात्रा होगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसी दौरान राहुल गांधी प्रायः हर जिले को कवर करेंगे और उसी यात्रा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का स्क्रीनिंग का काम भी चलेगा। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि प्रियंका गांधी सांसद है वायनाड से, अभी जहां से राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका गांधी को केरल में स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख नहीं बनाया गया। केरल में प्रियंका गांधी को असम चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया है, लेकिन केरल में राहुल गांधी के एक विश्वस्त मधुसूदन मिस्त्री
मधुसूदन मिस्त्री को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनवाया है राहुल गांधी ने। मधुसूदन मिस्त्री का राजनीतिक जो प्राइमरी एजुकेशन आप कह सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। एक तरफ देखिए आप रणनीति किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने केरल में बनाया है उसको मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके माध्यम से। केरल में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्राइमरी पॉलिटिकल एजुकेशन पाने वाले मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया है। अब ऑब्जर्वर पर आइए, कांग्रेस पार्टी ने वहां ऑब्जर्वर किनको किनको बनाया है, सचिन पायलट को बनाया है मुख्य ऑब्जर्वर, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। और चर्चा यह भी चलती है जब भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जैसे 45 वर्ष के एक युवा को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, तो चर्चा यह भी चल रही है कि सचिन पायलट को आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भी नितिन नवीन की तरह अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाएगी। और सचिन पायलट के साथ कन्हैया कुमार जो कि फायर ब्रांड नेता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और AISF से रहे थे, कम्युनिस्ट छात्र पार्टी के जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, वाम मोर्चा का संगठन है, उसी संगठन से कन्हैया कुमार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे। इसीलिए कहा जाता है कि कन्हैया कुमार वाम मोर्चे, चूंकि केरल की लड़ाई सीधी लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है UDF और CPM के नेतृत्व में जो गठबंधन है LDF, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी कई विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के दौर में नहीं है केरल में। उसके कई कारण हैं जिन कारणों की चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और विजयन की। तो चर्चा यह चल रही है मित्रों कि जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने इसलिए सह पर्यवेक्षक बनाया चूंकि कन्हैया कुमार वामपंथी दलों के कार्यशैली के रग रग से परिचित है, बचपन से लेकर। जैसे RSS में पले बढ़े मधुसूदन मिस्त्री, वैसे ही वाम कम्युनिस्ट पार्टियों में पले बढ़े हैं कन्हैया कुमार। उसके अलावा वहां की स्थानीय राजनीति में आपको पता है 26 से 27% मुसलमान मतदाता हैं। उनको टारगेट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को केरल में सचिन पायलट के साथ कन्हैया कुमार के साथ सह पर्यवेक्षक बनाया है। साथ ही एक और सह पर्यवेक्षक बनाया है KJ जॉर्ज को, ईसाई समुदाय से। केरल में ईसाइयों की भी आबादी 18%, 18.5% है। जो KJ जॉर्ज कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। मतलब सचिन पायलट के साथ 3 चेहरे, कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट बैकग्राउंड, इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम बैकग्राउंड, KJ जॉर्ज ईसाई बैकग्राउंड, मधुसूदन मिस्त्री RSS बैकग्राउंड। ये रणनीति है, फुल प्रूफ प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की केरल में। और फिर राहुल गांधी का विजय रथ UDF यात्रा के नाम से 6 फरवरी से चलेगा। उससे पहले भी कई कार्यक्रमों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, शुरू करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, तो 13 और 14 तारीख को तिरुवनंतपुरम में अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही 19 जनवरी को एक महापंचायत भी आयोजित की जाएगी, जिसमें कि अभी स्थानीय निकाय चुनाव में जीते हुए और लड़ने वाले दोनों उम्मीदवारों को इसमें बुलाया गया है। और इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन राहुल गांधी करेंगे। 19 जनवरी को यह कार्यक्रम है। ठीक है, तो राहुल गांधी पूरे मिशन मोड में अब केरल को एक तरह से नापने के लिए तैयार है। 19 जनवरी को पहला कार्यक्रम, फिर 6 फरवरी से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बिताएंगे केरल में UDF यात्रा के माध्यम से। मित्रों, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से कहा जा रहा है कि P विजयन खुश हो गए हैं। क्या कारण है आप दर्शक भी बताइएगा। लेकिन मुझे 2 बातें समझ में आ रही है मित्रों। आपको याद होगा 2019 में जब 2021 का विधानसभा चुनाव केरल में हुआ था, केरल का इतिहास मैंने बताया, प्रायः हर 5 वर्ष पर सरकारें बदल जाती थी केरल की। 2021 में दोबारा जीत कर आई P विजयन की सरकार। तब जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में P विजयन जीत गए थे चुनाव। कारण क्या था? कारण यह था, कहा यह जा रहा है
कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले मतदाता, चूंकि इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 19.5% वोट मिला है। 19.5, भले ही बीजेपी को सीटें केवल लोकसभा चुनाव में एक ही मिली सीट, बीजेपी को एक ही सीट बीजेपी जीत पाई, त्रिशूर लोकसभा सीट, ठीक है, लेकिन कुल वोट बीजेपी को 19.5% मिला है केरल में। तो कहा यह जाता है मित्रों कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले मतदाता विधानसभा चुनाव में सीपीएम को वोट डाल देते हैं। और राहुल गांधी के केरल में सक्रिय होने से, ऐसा कम्युनिस्टों का कहना है, अब होगा क्या यह तो परिणाम बताएगा इस बार, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का यह दावा है कि 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में वापसी हुई थी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पी विजयन खुश हैं कि राहुल गांधी फिर से केरल में लंबा समय बिताने जा रहे हैं। माना ये विजयन के समर्थकों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा में इतना लंबा समय नहीं बिताए होते तो केरल में वामपंथी पार्टियों के लिए इतने लंबे समय तक शासन करना शायद संभव नहीं हो पाता। खैर, ये सब बातें, इस पर मुहर तो जनता लगाएगी अप्रैल महीने में जब केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन माना कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक इसलिए खुश होते हैं कि राहुल गांधी के दौरे से वहां के मुसलमान और क्रिश्चियन, ये दो आबादी ऐसी है मित्रों जिनकी तादाद लगभग 45% है, 46% है, लगभग 45% कह सकते हैं आप, दोनों की आबादी है। और इसके खिलाफ चूंकि 45% पूरा का पूरा तो जाता नहीं है यूडीएफ को, कुछ तो स्थानीय उम्मीदवार के कारण भी, स्थानीय राजनीति के कारण भी सीपीएम को मिल जाता है वोट। और वैसे भी कहा जा रहा है कि इस बार ईसाई मतदाता कुछ बीजेपी को भी वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी पीड़ित हैं वहां होने वाले लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह का जो मामला आता है उससे। तो ईसाई का मत बीजेपी को भी लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव के दौरान मिला था, ऐसा माना जाता है। तो लोग, कम्युनिस्ट पार्टियां यह मान कर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाला वो मुस्लिम विरोधी मतदाता जिसने बीजेपी को वोट दिया लोकसभा चुनाव में और स्थानीय निकाय के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, चूंकि बीजेपी सत्ता की दावेदार नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, मुस्लिम लीग का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, इसीलिए वैसे मतदाताओं का समर्थन सीपीएम को मिलेगा, वाम मोर्चा को मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि पी विजयन खुश है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, कई लोग तो बताते हैं, जैसा बीजेपी के लोग भी दावा करते हैं। बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला राहुल गांधी से होता है। खैर, फैसला जनता करती है। हम तो जाने जाते इस बात के लिए हैं कि जो भी राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक खबरें निकल कर आती है, उन खबरों को के तह में जाकर उसका विश्लेषण गुण और दोष के आधार पर, नेताओं की नीति, नीयत, नेतृत्व के आधार पर उसके गुण दोष का विश्लेषण करके आपके समक्ष पहुंचाने का कमिटमेंट पॉलिटिकल आइडिया के मन से होता है। इसीलिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव के पार्ट नहीं होते। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए जरूर, शेयर कीजिएगा जरूर, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि आप हमारी बातों से किस हद तक सहमत हैं या नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र मित्रों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया का काम है सत्ता के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण करना। और यह नियंत्रण केवल ईमानदारी से हो सकती है, किसी के पक्ष में नैरेटिव चला के नहीं हो सकती। इसीलिए आइए जुड़िए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम 100% निष्पक्ष, निरपेक्ष राजनीतिक विश्लेषण पॉलिटिकल आइडिया आपसे वादा करता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, न किसी को आपको उसका कैसे फंसते हैं कभी उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।